बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत बार फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। आपने सुना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड फ्रीज हो जाता है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। पहले लोअर क्लासेज में मुझसे कोई पूछता था ना फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैं कह देता था कि सर जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज हो जाता है, जैसे सर आपने देखा है ना कि पानी को ठंडा करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, तो बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन होता था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी क्लासेज में जाता हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन में चेंज आ जाता है और यही थोड़ा उसे समझने में मुश्किल बना देता है और बच्चों को टॉपिक थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगने लगता है। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में कोई भी बात जो लिखी होती है, डेफिनेशन या कोई एक्सप्लेनेशन, वो बहुत कम वर्ड्स में बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ होता है। तो आप मुझे देखिए कि मैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में क्या बताता हूं और जिसके लिए मैं वाटर का इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए, आप चाहे तो फ्रीजिंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं वाटर के लिए, या आप फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए आइस से स्टार्ट कर सकते हैं, आइस को वाटर में बदलने का प्रोसेस से। चलिए मैं लिक्विड वाटर से स्टार्ट करता हूं। तो व्हाट अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या निकल कर आएगा देखना। जब पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये वाटर का टेम्परेचर है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ कुछ वाटर बना देता हूं। मैं यहाँ एक छोटी सी बॉटल बना देता हूं जिसमें वाटर है। अभी पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अभी पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स में एनर्जी है। इस वजह से पार्टिकल्स परमानेंटली एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, फ्रीज नहीं हो पा रहा है वाटर, क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को परमानेंटली होल्ड करना चाहे तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एनर्जी की वजह से यहां पर वाइब्रेशंस होती हैं और वाइब्रेशन से पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मॉलिक्यूल वाटर के लिक्विड में मूव करते रहते हैं। ये अंतर है आइस में। आइस में इस तरीके के मूवमेंट नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, वो सॉलिड होती है। तो हम चाहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को परमानेंटली होल्ड कर ले। इसके लिए क्या करना चाहिए? अट्रैक्शन तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अच्छा खासा होता है, लेकिन जो एनर्जी बहुत ज्यादा है 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर कम करूंगा। अब मैं अगर थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज की तरफ ले जाऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज की तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस कूल डाउन, मैं थोड़ा टेम्परेचर कम कर रहा हूं, तो क्या होने वाला है? तो पानी के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी थोड़ी कम हो जाने वाली है। अब मॉलिक्यूल्स उतनी तेज मूवमेंट नहीं करेंगे। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को ही तो बताता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर कम तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम, मोशन कम। तो जब मोशन कम होता है पार्टिकल्स में, तो पार्टिकल्स में ये चांस बढ़ने लगते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड कर ले, कि ये पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड कर ले। या ऐसे बनाइए, देखिए यहां मैं कम डॉटेड लाइन दिखाता हूं जिससे दिखेगा कि कम अट्रैक्शन है, और यहां बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस दिखाता हूं जिससे लगेगा ज्यादा अट्रैक्शन है। तो लेस अट्रैक्शन और ये मोर अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां थोड़ा वीक हो रहा है और यहां थोड़ा स्ट्रॉन्ग, अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा बोलिए। अब अगर मैं कहूं कि क्या मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को परमानेंटली होल्ड कर लिया है, तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा नहीं होने वाला है। या अगर हम नहीं जानते और अगर हम देख पाते इसे, जो अभी हम एक्चुअली में नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें पता चलता कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को परमानेंटली अभी भी होल्ड नहीं किया है। हालांकि मॉलिक्यूल पहले के मुकाबले स्लो मूव कर रहे हैं
और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम है, वाइब्रेशन कम है, मगर अभी भी पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये पार्टिकल परमानेंटली इसके साथ नहीं रहने वाला है, ये पार्टिकल मूव करेगा और इसका अट्रैक्शन किसी दूसरे पार्टिकल के साथ बन जाएगा। तो क्या हमें और काइनेटिक एनर्जी कम करने की जरूरत है? हाँ, पानी को और ठंडा करने की जरूरत है। इतना ठंडा कि मॉलिक्यूल्स वाटर के परमानेंटली एक दूसरे को पकड़ ले, यानी अट्रैक्शन उनके बीच बहुत ज्यादा हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैंने और टेम्परेचर कम किया और मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मैं अब टेम्परेचर पर आया 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अब वाटर फ्रीज हो जाने वाला है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच गए हैं। तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर छोड़ दीजिए, ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर छोड़ दीजिए। तो क्या वाटर अपने आप फ्रीज हो जाने वाला है? इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज याद रखना कि हम ये मानकर चलेंगे बाहर से वाटर को कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। हम अगर वाटर को एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो ही वाटर को एनर्जी या हीट मिलेगी, बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर छोड़ूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस के से ना तो टेम्परेचर आगे बढ़ना चाहिए ना पीछे, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। और ऐसा तब होगा जब ना तो सिस्टम कहीं से हीट ले और ना ही अंदर की हीट बाहर दे। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स में काफी इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, काफी ज्यादा, क्योंकि स्पीड कम है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सेम ही है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। स्पीड कम में हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक से काम कर पाएगा, और भी कम स्पीड में हाइड्रोजन बॉन्ड और भी ठीक से काम कर पाएगा। तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर वाटर अपने आप फ्रीज हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। हालांकि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर। तो मैंने तो सुना है कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर लाके छोड़ने से नहीं, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को और ठंडा करूंगा और, तो अब वाटर के मॉलिक्यूल आइस में बदलना स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी स्टार्टिंग में जब मैं टेम्परेचर घटाता था तो काइनेटिक एनर्जी घटती थी। जब मैं स्टार्टिंग में टेम्परेचर घटाता था तो काइनेटिक एनर्जी घटती थी, इसीलिए टेम्परेचर घटता था। लेकिन अब मैं ठंडा कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी दोनों सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अब मैं अगर ठंडा करूंगा ना इसे, अभी भी मुझे हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। हीट मैं जब बाहर निकालूंगा, अब भी मान लीजिए मैं हीट बाहर निकालता हूं चारों तरफ से, तो अब भी अगर मैं हीट बाहर निकालूंगा तो मुझे वाटर फ्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो हीट है, जो मैंने हीट बाहर निकाली है यानी ठंडा किया है, इसे ठंडा करने से वाटर को टेम्परेचर कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली है। तो क्या बदला है? वो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर फ्रीज होगा। मतलब 0 डिग्री मतलब वाटर को फ्रीज करने के लिए क्या करना है? उसमें से हीट बाहर निकालनी है। हीट 50 डिग्री पर निकालनी है? नहीं। 20 पर नहीं, 30 पर नहीं, 10 पर नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट निकालनी है। तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को लाकर उसमें से हीट बाहर निकालूंगा तो वाटर फ्रीज होना स्टार्ट करेगा और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जो एनर्जी है वो वाटर मॉलिक्यूल, जो एनर्जी मैं बाहर निकालता हूं, जब मैं एनर्जी बाहर निकालता हूं तो जो एनर्जी है जो बाहर निकालने से चेंज आता है वाटर में, उससे वाटर की एंट्रोपी चेंज होती है, यानी कि रैंडमनेस चेंज होती है। पार्टिकल ज्यादा रैंडम से कम रैंडम हो जाते हैं। अब अगर मैं यहां से चलता, मान लो मेरे पास आइस होती स्टार्टिंग से, ये मेरे पास आइस है, ये मेरे पास आइस के पार्टिकल्स हैं, ये मेरे पास आइस के पार्टिकल्स हैं। तो आइस -10, अब मैं इसे आइस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है पार्टिकल्स की? हाँ, पहले आइस के पार्टिकल्स में ज्यादा अट्रैक्शन था, हम कहेंगे
क्योंकि कम टेम्परेचर था तो कम स्पीड थी पार्टिकल्स की, तो ज्यादा अट्रैक्शन था। अब आइस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, स्पीड हो गई, बढ़ गई है ना, तो स्पीड ज्यादा बढ़ गई तो पार्टिकल एक दूसरे को ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहे। अब अगर मैं आइस को जीरो पर ले आऊं, तो मैंने सुना है कि आइस जीरो पर आकर आइस मेल्ट होने लगती है। तो क्या आइस यहां मेल्ट नहीं हुई? नहीं, यहां पर सिर्फ आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब तक आप जीरो पर नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आइस कुछ भी मेल्ट नहीं होगा। और अभी अभी मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका हूं, अभी अभी मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका हूं आइस को हीट करके। तो क्या मैं आइस को हीट करके 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर छोड़ दूं? नहीं। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर आइस को छोड़ेंगे तो आइस का कुछ नहीं होगा। अगर बाहर से उसे हीट नहीं मिली तो, अगर मैं मानकर चलता हूं कि बाहर से आइस हीट नहीं ले पाएगा, मैं ही दूंगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस को लाकर छोड़ोगे तो आइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। आइस अपनी जिंदगी 0 डिग्री सेल्सियस पर गुजार सकती है बिना वाटर में बदले। तो क्या करना है इस टेम्परेचर पर? इस टेम्परेचर पर मुझे आइस को और हीट देनी पड़ेगी। तो क्या होगा? क्या टेम्परेचर आइस का बढ़ेगा? नहीं। इस टेम्परेचर पर अगर आइस को हीट दूंगा, -10 पर दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, -5 पर दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को हीट दूंगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ा? टेम्परेचर तब बढ़ता है जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हो हीट से। हीट हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बढ़ाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो हीट लेती है उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, बल्कि ये एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के काम आती है। आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कुछ भी अमाउंट हीट की अगर मैं 0 पर दूंगा तो उससे आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन टूटेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस मेल्ट होती है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाकर आइस को हीट दी जाए तो। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर फ्रीज होता है अगर उसमें से हीट निकाली जाए तो हीट निकाली जाए तो टेम्परेचर घटेगा नहीं, जीरो ही रहेगा। हीट दी जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ऐसा कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर आइस और वाटर दोनों रह सकते हैं एक साथ। अगर आप उन्हें छेड़े ना, इन्वायरमेंट भी छेड़े ना, सराउंडिंग कुछ ना करें उनके साथ, तो दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या दोनों 5 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं एक साथ? नहीं। अगर आप 0 से आगे टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे आइस का, तो आइस 0 से पहले मेल्ट होगी और फिर 5 पर जाएगी, यानी 5 पर आते आते आपको वाटर मिलेगा। पानी का टेम्परेचर 0 से कम नहीं कर सकते? नहीं। अगर आप अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, 1 एटीएम प्रेशर पर बात करें, तो मैं 1 एटीएम प्रेशर ही मानकर बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कोई मुझसे कहे कि इसका टेम्परेचर और कम करो, और मैं ऐसा करूंगा, यहां पर ऐसा करता तो टेम्परेचर कम होता, लेकिन 0 पर ऐसा करूंगा तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, बल्कि ये फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगी। यानी ये एक बॉटम लाइन है। इससे पीछे यानी 0 से आगे आइस नहीं रहेगी और इधर वाटर नहीं रहेगा। तो मतलब एक ही ये टेम्परेचर है 0, जिस पर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर ही ऐसे मार्क कर देता हूं। अब सवाल है कि अगर ये दोनों इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये वेपर्स किस चीज के बनाए हैं मैंने? क्या आइस भी वेपर बनाती है? तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सॉलिड वेपर नहीं बनाते हैं? कई सॉलिड्स तो बहुत स्मेल देते हैं, दूर रखे हो दूर से ही स्मेल देने लगते हैं, जबकि हम उन्हें जला भी नहीं रहे होते हैं और ना ही उन्हें गर्म किया जाता है, फिर भी वो स्मेल देने लगते हैं, क्योंकि वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल रहे होते हैं, वेपर्स बना रहे होते हैं। मैंने तो आइस के वेपर्स को उठते हुए भी देखा आइस में से। बहुत से सब्सटेंस जो स्मेल देते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स निकलते हैं। आयोडीन को देखिए आप, उसके कलर्ड वेपर बाहर निकलते हैं अगर आयोडीन को छोड़ दिया जाए। ड्राई आइस की बात कीजिए, सॉलिड ड्राई आइस, तो सॉलिड ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। तो सॉलिड CO2 आपने कब से सुन रहे हैं, डायरेक्ट किसमें बदलती है? गैस में। तो सॉलिड CO2 भी क्या बनाता है? वेपर बनाता है। तो ऐसे ही सॉलिड आइस भी वेपर बनाती है, सॉलिड सब्सटेंस वेपर बनाते हैं। मैंने ये कहा अभी अभी, हर सारे नहीं लेकिन बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस वेपर बनाते हैं। हालांकि उनका वेपर की अमाउंट बहुत कम होती है, यानी वेपर प्रेशर बहुत कम होता है।
साइंटिफिकली अगर केमिकली हम बात करें तो इनकी फिजिकल स्टेट अलग है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। मगर केमिकली बात करें तो दोनों H2O हैं, आइस भी H2O है केमिकली और वाटर भी। तो अगर मुझसे कोई ये कहे कि H2O का 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर बताओ, तो मैं आइस का बता रहा हूं या वाटर का, एक ही बात है, क्योंकि उसने H2O का वाटर वेपर प्रेशर पूछा, तो चाहे 0 डिग्री पर आइस हो चाहे 0 डिग्री पर वाटर हो, H2O दोनों से रिलेटेड है। यानी आप H2O का वेपर प्रेशर बता रहे हैं तो आप आइस का भी बता रहे हैं और वाटर का भी बता रहे हैं। तो क्योंकि केमिकली दोनों H2O हैं और मैं से कोई पूछता है कि H2O का वेपर प्रेशर क्या है, तो एग्जैक्टली दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा। मैंने पढ़ा है कि टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सब्सटेंस के नेचर पर और टेम्परेचर पर, और इस समय सब्सटेंस का नेचर H2O है और टेम्परेचर भी दोनों का 0 है, तो इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा। तो ये डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की, कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक लिक्विड और उसका सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम आए। तो क्या 5 पर नहीं आ सकता दोनों का सेम? मैंने कहा ना 5 पर तो आइस रहेगी ही नहीं, तो सेम कैसे आएगा? 5 पर सिर्फ लिक्विड होता है, -5 पर सिर्फ आइस होगी। यही वो टेम्परेचर है जिस पर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो दोनों का वेपर प्रेशर भी निकाला जा सकता है और वो सेम आएगा। यानी किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट और उसके सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यानी सेम होता है। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट और उसके सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, ये लिक्विड्स का सेम होता है। और इस टेम्परेचर पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ, और जब ये एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इनका वेपर प्रेशर भी सेम आता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाता है, उसी के सॉलिड के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर पर। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये वाटर की स्ट्रक्चर है और ये आइस, अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बार बार इन्हें मेंशन करना इतना जरूरी नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर से अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों को लेता हूं और कूल करता हूं या इसे हॉट करता हूं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो कुछ तो चेंज होता होगा। 11th में आपने पढ़ा है रैंडमनेस, पहले पार्टिकल ज्यादा रैंडम थे, अब कम रैंडम है। तो रैंडमनेस डिक्रीज होती है, ठंडा करने से रैंडमनेस डिक्रीज होती है और हॉट करने से रैंडमनेस बढ़ती है 0 डिग्री पर। दूसरी चीज, हर बार हीट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगर आप किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट देंगे, जैसे 0 पर हीट देंगे, तो अगर आप किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। देखो पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो पोजीशन में चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो आप अच्छा होगा इस बात को ठीक से समझे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना और आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं इस बारे में। एक बार फ्रीजिंग पॉइंट समझे बिना आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बार बार फ्रीजिंग पॉइंट आपके सामने आएगा। तो आगे अभी मैं पढ़ाता हूं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उसका मतलब होता है कि किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। जैसे घट जाने के सेंस में अगर वाटर के केस में लिया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, मगर घट के माइनस में हो जाए, यानी वाटर 0 पर फ्रीज होना बंद कर दे और माइनस में फ्रीज होने लग जाए। तो ऐसा किस केसेज में होता है? चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, मतलब कम होना। जैसे अगर मैं वाटर के केस में बात करूं कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और अब हम पढ़ेंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे आ गया, यानी पॉजिटिव में नहीं जाएगी वैल्यू, नेगेटिव में चली जाएगी। 0 से नीचे आएगा तो वैल्यू नेगेटिव में। इसका मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को परमानेंटली पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर होल्ड करने लगते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है।
अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को और बढ़ाने के लिए, यानी उसे आइस में बदलने के लिए टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है, चलिए यहां देखते हैं। सपोज ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, फिर से ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, और आपको पता है इनके बीच क्या होता है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 10 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर लिया है, केल्विन में यहां लिखा हुआ है टेम्परेचर, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में केल्विन में ही वैल्यू देते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स को लिया है, और जाहिर सी बात है कि मैं इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल एक दूसरे को परमानेंटली होल्ड कर लें, तो इसके लिए मुझे इनकी एनर्जी घटानी पड़ेगी। अट्रैक्शन तो इनके बीच ऑलरेडी है, मगर इनकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो अट्रैक्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसे ठंडा करता हूं। ठंडा करने से क्या होगा, इससे काइनेटिक एनर्जी कम होगी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की स्पीड कम होगी ना, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड कर सकेंगे। या हम सीधा सीधा ये बोलते हैं कि जितना कम हम टेम्परेचर रखेंगे, जितना ठंडा करेंगे पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। तो हम फाइनली जीरो पर आ गए, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस अब हम फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गए हैं। अब हीट निकालने से, मतलब आने से ही नहीं, 0 डिग्री पर लाना है पहले इसे ठंडा करके, फिर इसमें से और हीट निकालनी है। अब ये फाइनली आइस में बदल गया, और ये काम किस पर हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट पर। यहां कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट पर ही वाटर आइस में बदल गया। दोनों जगह देखिए टेम्परेचर सेम है, हालांकि मैंने यहां हीट बाहर निकाली है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हीट निकालने से फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में अगर आप हीट बाहर निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। लेकिन अगर मैं इन पार्टिकल्स के बीच में ऐसे, ये पार्टिकल्स हैं जी, ये बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल्स डाल दूं जो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, मुझे यहां लिख ले दीजिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैंने इन पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो इससे इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और घटेगा। पार्टिकल दूर भी हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल सामने भी नहीं आ पाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस कंडीशन में और वीक होते चले जाएंगे, यानी पार्टिकल्स के लिए एक दूसरे को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये टेम्परेचर नोट कीजिए 10 डिग्री, और यहां भी मैंने 10 डिग्री पर ही इसमें ये पार्टिकल्स डाल दिए। स्टिल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से पार्टिकल को एक दूसरे को होल्ड करना और ज्यादा मुश्किल होगा। समझे आप मेरी बात? तो अब हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे करना पड़ेगा, जिससे कि आइस बन सके, यानी वाटर आइस में बदल सके। अब देखिए इस कंडीशन में फिलहाल जो टेम्परेचर मैंने लिया है ना बच्चों, वो 271.30 केल्विन है, और यहां जो टेम्परेचर था ये 283.15 केल्विन है। नॉर्मली वाटर किस पर फ्रीज होता था? 273.15 पर, लेकिन अब मैं उसे किस पर फ्रीज कर रहा हूं? 271.30। तो घटा दिया है मैंने या बढ़ा दिया है? पहले मैं उसे 283 से 273 पर लाया था, लेकिन अब मुझे फ्रीज करने के लिए और भी कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। और कम टेम्परेचर करने का मतलब है और ज्यादा पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो इनके बीच में रहते हुए भी एक दूसरे को होल्ड कर सकें। और अब ऐसा 273 पर नहीं, बल्कि उससे भी नीचे होगा, यानी माइनस में 1.86 डिग्री सेल्सियस पर। ये वैल्यू फिक्स है। तो मुझे एकदम क्लियरिफाई करने दीजिए। देखिए, अगर मैंने वाटर 1 किलो लिया है, वाटर ही क्यों, कोई दूसरा सॉल्वेंट क्यों नहीं, समझाने के लिए आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सिक्वेंसेस चेंज नहीं होंगे, तरीका वही रहेगा। 1 केजी मैंने वाटर लिया है, और 1 केजी, तो फिर यहां भी 1 केजी ही वाटर है, इसमें ही मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है। कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है? 1 मोल। 1 मोल
यहां लिख देता हूं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने डाला है 1 मोल। तो 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने ऐड किया है 1 किलो वाटर में। ये फिक्स है बेटा, अभी फिलहाल के लिए है। 1 मोल मैंने 1 किलोग्राम पानी में डाला है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने क्या किया, इनके बीच का अट्रैक्शन यानी इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में और भी मुश्किल क्रिएट कर दी, जिससे अब हमें टेम्परेचर को और नीचे लाना पड़ा, माइनस में जाना पड़ा। पहले तो हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज कर लेते थे, आइस बना लेते थे, मतलब 0 पर ही इतना अट्रैक्शन हो जाता था पार्टिकल्स में कि वो एक दूसरे को होल्ड कर लेते थे। अब 0 पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन पार्टिकल्स के होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर उतना अट्रैक्शन नहीं बन पाएगा कि ये एक दूसरे को होल्ड कर सके। कुछ तो मुश्किल आएगी ना, देखिए इस पार्टिकल्स के बीच में आने से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि 0 पर ही फ्रीज हो जाए। तो अब हमें और कम करना पड़ेगा, और ठंडा करना पड़ेगा पानी को, ताकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा अट्रैक्शन बने। और ज्यादा अट्रैक्शन बनेगा तो पार्टिकल 0 से नीचे एक दूसरे को होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि इन पार्टिकल्स के आ जाने से उनके लिए, पार्टिकल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए वाटर के एक दूसरे को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो बड़ा सीधा सा सवाल बेटा ये है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल यानी किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, तो लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीज होने की जगह फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम हो जाता है, यानी हमें लिक्विड को और कम टेम्परेचर पर फ्रीज करना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए। सपोज डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा मतलब चेंज और टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। पहले कितने पर वाटर फ्रीज होता था? 273.15 पर, 273.15 केल्विन पर। अब कितने पर फ्रीज हो रहा है? इतने पर, 271.30 केल्विन। ये कब आ रही है वैल्यू? ये आ रही है, ये जब प्योर वाटर था, प्योर वाटर इतने पर फ्रीज हो रहा था। और ये वैल्यू कब आ रही है? ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद, सोल्यूट ऐड करने के बाद, ऐड करने पर ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो हो गया बेटा आपका टी नॉट यानी कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया टीएफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों में कितने का अंतर आया? दोनों में अंतर आया 1.86 केल्विन अप्रॉक्सीमेट। तो 1.86 केल्विन चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे कहते हैं डिप्रेशन। चेंज हो रहा है तो चेंज में तो इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है इतना। तो इतना चेंज आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में जब हम 1 किलो वाटर में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं। 1 किलो वाटर में 1 मोल, और अगर 2 मोल डालेंगे तो यही वैल्यू, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डबल हो जाएगा। 1 मोल डालने से फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज इतना आया है, और 2 मोल डालने से फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज डबल आएगा। 3 मोल डालने से फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज ट्रिपल आएगा। तो मतलब कि फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि इन्होंने इस वैल्यू को तो वाटर का केएफ बता दिया। केएफ, ये वैल्यू तो हो गई वाटर का केएफ। केएफ मतलब एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई वाटर के लिए, यानी वाटर के लिए यही वैल्यू आएगी, पानी के लिए, सॉल्वेंट के लिए आएगी यही वैल्यू आएगी अगर पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया 1 किलो पानी में, 1 किलो में, समुद्र जितने पानी में नहीं, 1 किलो में। तो अब क्या करना है कि ये वैल्यू मैं हमेशा लिख लूंगा केएफ, ये मुझे बुक्स में दी होती है और न्यूमेरिकल्स में, ये केएफ मैं लिख लूंगा। अब मुझे बस इतना पता करना है कि कितने मोल पर केजी में डाले गए हैं, यानी मोल पर केजी मुझे पता करना है, कितने मोल पर केजी में डाले गए हैं। तो अगर मैंने ये पता कर लिया कि कितने मोल पर केजी में डाले गए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली है। तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन होती है, तो जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन लेंगे, जितने ज्यादा मोल पर केजी में डालेंगे, उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो ये तो वैल्यू हो गई जब
1 मोल डाला जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब जितने मोल डाला गया है उस मोल से यानी कि मोलैलिटी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ये, एनसीईआरटी में ऐसा दिया होता है कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, और हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर केएफ लगा देते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं वैल्यू कैसे आई, ये केएफ होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इस सब बुक में से बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है, बुक तो पढ़ेंगे ही ना। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इस वैल्यू की यूनिट होती है जैसे 1.86 केल्विन, 0.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये वैल्यू केएफ वाटर के लिए दिया है। अगर सॉल्वेंट बेंजीन होता तो उसके लिए वैल्यू अलग दी होती, इथेनॉल होता तो उसके लिए वैल्यू अलग दी होती। अब ये 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल जो ये वैल्यू दी हुई है, ये बता रही है कि 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए 1 किलो वाटर में, तो इतना डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो अगर 1 किलो वाटर में 2 मोल हुआ, 2 मोल पर केजी, तो डबल हो जाएगा। 1 किलो वाटर में 3 मोल हुआ तो ट्रिपल हो जाएगा। तो यानी आप इस वैल्यू की उन मोल्स में, मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो पर केजी में, और मोल्स पर केजी मोलैलिटी कहलाता है। m का ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, W2 बाय M2 मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई 1000। इसका मतलब है ये 1000 नेसेसरी नहीं है, ये दरअसल ऐसा है कि मोलैलिटी निकलती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास अपॉन में मोलर मास। 2 से सोल्यूट के बारे में लिखा है ना, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सोल्यूट का, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी। तो अगर ग्राम में है तो केजी में करोगे तो 1000 आएगा ना ऊपर। तो 1000 ऐसे अननेसेसरी क्यों लिख रहे हो, जब ग्राम में हो मास तो उसे किलोग्राम में करके 1000 लिखना है। तो मोलैलिटी अलग से भी निकाली जा सकती है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। अब एक बार इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच खींचा गया है। ग्राफ बेटा आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहले एक बात माइंड में डालिए कि लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा। ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड ज्यादा वेपर बनाता है, और कम टेम्परेचर पर लिक्विड कम। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड और उसके सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम आ जाए। सपोज ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब मैं लिक्विड का टेम्परेचर कम करके उसे सॉलिड के वेपर प्रेशर के करीब ला रहा हूं, तो जब इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा तो वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इस पॉइंट को देखिए, सपोज ये आइस है, कितने टेम्परेचर पर 273, और ये आइस का वेपर प्रेशर हो गया इतना। अब यहां एक वाटर खड़ा है, अब उसे आइस बनना है तो उसे अपना वेपर प्रेशर किसके बराबर करना होगा, आइस के। तो इसके लिए मैं वाटर का टेम्परेचर कम करूंगा तो लाइन नीचे आ रही है, तो मतलब वेपर प्रेशर घट रहा है। नीचे आ रही है लाइन, नीचे, तो वेपर प्रेशर घट रहा है। अब वेपर प्रेशर घटेगा 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 और किसके बराबर हो जाएगा, आइस के। किस टेम्परेचर पर, 273.15। वाटर और आइस से ही समझा रहा हूं, कोई दूसरा लिक्विड कोई दूसरा सॉल्यूट सबका नहीं ले सकते ना। और अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट करता रहूं तो फिर थोड़ा कम मीनिंगलेस, वो कम मीनिंगफुल होगा। अब सवाल है कि दूसरी लाइन किस लिए है। ये फिर से मैंने आइस ली है, और ये आइस है 271.30 पर, यानी माइनस में टेम्परेचर। ये किस्सा तो खत्म हो गया वाटर और आइस का। यहां आया, टेम्परेचर कम हुआ, वो वेपर प्रेशर घटा वाटर का, और ये आइस के बराबर हो गया। अब ये एक और पोजीशन पर मैंने आइस लिया। अब देखिए, जब मैंने वाटर लिया था ना, इसी वाटर में मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देता हूं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर घट गया, नीचे क्यों आ गया ग्राफ। अभी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ही पढ़ा था कि अगर प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो तो वेपर्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसका मतलब कि वाटर में जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए तो वेपर प्रेशर घट गया। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन।
अब इसे मुझे क्या करना है, फ्रीज। तो अब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर मुझे आइस के बराबर करना है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे आइस के बराबर करना है, घटाकर वेपर प्रेशर। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर घटाऊं तो टेम्परेचर घटाने पर अब ये लाइन यहां तो मिलने वाली है नहीं आकर, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर बढ़ता तो है नहीं जो लाइन ऊपर आ जाए। तो टेम्परेचर घटाने से लाइन नीचे आएगी। और अब ये लाइन आइस से किस जगह पर मिल सकती है, 271.30। तो अब मैं इस सॉल्यूशन को इस टेम्परेचर पर फ्रीज कर सकता हूं 271.30 पर, अगर मैंने 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था 1 किलो वाटर में। थैंक यू वेरी मच।